वेलकम टू द एएस एजुकेटर्स। जी हाँ, आज किसी और कारणवश से हमको अपने चैनल का यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ रहा है। तो जो हमारा चैनल का नाम था पहले द एयूपी एजुकेटर्स, उसकी जगह पे आज हमने यहाँ बदलाव किया है और हमारे चैनल का आज से जो नया नाम है द एयू एजुकेटर्स बी की जगह पे द एएस एजुकेटर्स के नाम से जाना जाएगा। तो अभी तक कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने लेक्चर 5 कंप्लीट कर लिए थे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूँ। तो हमने अभी तक कि अपने लेक्चर्स में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है और जो सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया है वो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हमने बहुत से अकाउंट्स के बारे में हमारा पढ़ लिया है अभी तक की, और जो बाकी अकाउंट्स हैं वहाँ पे हम लोग उसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए जो हमारे बाकी के अकाउंट्स हैं उनके बारे में हम आज यहाँ पे देखते हैं। तो लिखिए जो आज हमारा पहला अकाउंट यहाँ पे हमको स्टडी करना है, और यहाँ पे हमारा पहला अकाउंट सामने आ रहा है ईपीएफ अकाउंट। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की। तो हमारा पहला अकाउंट है आज का पीपीएफ अकाउंट। अब देखिए जो हमारा पीपीएफ अकाउंट होता है ना, इस पीपीएफ अकाउंट में इसकी हमारी फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पीपीएफ क्या है, क्या इसकी हमारी डिपॉजिट की वैल्यू होती है, क्या हमारी विड्रॉ की वैल्यू होती है। तो इस सब के बारे में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा ये पीपीएफ अकाउंट है, इस पीपीएफ अकाउंट को मेन पर्पज से हमारा टैक्स बचाने वाला अकाउंट भी कहा जाता है। मतलब कि ये हमारा अकाउंट टैक्स को बचाता है। अगर इसके नाम से आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको अपने अमाउंट पर किसी भी प्रकार का बैंक में कोई भी जो टैक्स देना पड़ता है सालाना या मासिक, वो नहीं देना पड़ेगा। तो ये हमारा ये पॉइंट है कि ये टैक्स सेविंग अकाउंट है। क्या है हमारा? टैक्स सेविंग अकाउंट है ये हमारा। तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये टैक्स सेविंग अकाउंट होता है हमारा, इसमें हम मिनिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट कितना कर सकते हैं। तो जो हमारे इसमें लिमिट होती है ना मिनिमम डिपॉजिट करने की, तो हमारी इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट करने की लिमिट है, मिनिमम डिपॉजिट मतलब कि मिनिमम डिपॉजिट, तो इसमें इस पीपीएफ अकाउंट में हमको कम से कम 500 रुपये प्रति वर्ष जमा करने ही करने हैं। 500 रुपये पर एनम, मतलब कि कम से कम आपको, अगर आपका ये अकाउंट आपके बैंक में खोल रखा है तो 500 रुपये सालाना आपको जमा करने ही करने हैं। तो ये हो गई हमारी कम से कम की बात। और अगर बात करें यहाँ पे हमारे अधिकतम की या फिर मैक्सिमम डिपॉजिट की, तो देखते हैं जो हमारा मैक्सिमम डिपॉजिट है ना, मैक्सिमम मैक्स डिपॉजिट, उसको यहाँ पे सामने आ रहा है, लिख लेंगे हम। जो हमारा मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 1.5 लाख रुपए पर एनम, मतलब कि 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष, 1.5 लाख पर एनम, पर एनम। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। और एक बात यहाँ पे और है हमारी कि जो इसमें 1.5 लाख रुपए साल में जमा कर सकते हैं, अधिकतम 1.5 लाख रुपए से अधिक इसमें आप इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते। चाहे ये कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि सालाना 12 बार से ज़्यादा 12 टाइम्स, ठीक है, मतलब कि सालाना 12 बार तक की आप इस अकाउंट में आके अपने अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 बार तक की आके आप अपने अकाउंट को पैसे इसमें डाल सकते हैं, पैसे से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा पीपीएफ अकाउंट। तो अभी देखिए हमने इस अकाउंट में देख लिया हमारा कि इसमें टैक्स सेविंग अकाउंट है, मिनिमम डिपॉजिट इसका 500 रुपये का होता है, और जो हमारा मैक्स डिपॉजिट होता है इसमें वो हमारा
1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से चलता है। अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब कि इस अकाउंट में आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें सामने आ रहा है, थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अकाउंट में मिलता है तो हमको मिलता है 7.1% पर एनम जी, मतलब कि 7.1% का आपको इसमें इंटरेस्ट कह लीजिए या ब्याज कह लीजिए आपको प्रतिवर्ष मिलेगा इस अकाउंट में। तो जो हमारी ड्यूरेशन होती है कि मतलब कि आप कब तक की इस अकाउंट को खोल सकते हैं, मतलब कि इस अकाउंट का आपने खोला है तो उसकी क्या ड्यूरेशन है। तो यहाँ देख लीजिए इसकी ड्यूरेशन हमारी, अभी तक जितने अकाउंट्स आपने पढ़े हैं उसमें ये पहला अकाउंट है जिसकी आपको ड्यूरेशन पढ़ने को मिल रही है कि मतलब कि कितने समय तक इस अकाउंट में आप पैसा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ड्यूरेशन है ना हमारी, ये हमारी है 15 ईयर्स, मतलब कि 15 साल तक की आप इस अकाउंट में हमारा पैसा रख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। और जो इसमें आपने पैसा जमा किया है, अगर मान लीजिए आपने इसे 5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश आपको उस रुपए की आवश्यकता पड़ रही है, तो या तो इस अकाउंट को आप तोड़ दीजिए, अपना जो नुकसान होगा उसको एफआईआर करनी पड़ेगी, या फिर अकाउंट खुलने के 7 साल बाद फ्रॉम 7th ईयर इसमें आपको 50% विड्रॉ करने की परमिशन मिल जाएगी। 7 साल बाद भी पूरी नहीं मिलेगी, लेकिन 50% विड्रॉ आप आसानी से कर लेंगे बिना किसी के दबाव में। ठीक है, और अगर आप बात करते हैं कि हमारा ये अकाउंट कब पूरा हो जाएगा, या फिर कह लीजिए 7 साल तक की आप खाली 50% विड्रॉ कर सकते हैं 7 साल बाद भी, और इन 7 साल से पहले ही कह लीजिए कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो 3 साल तक तो कुछ नहीं होना। लेकिन जब हमारा 2 साल अकाउंट खोले हो जाएगा तो तीसरा साल जहाँ चालू होगा, तो फ्रॉम 3rd to 6th ईयर, मतलब कि आपने अकाउंट खोला, अकाउंट खोले आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा साल लग गया है वहां से, तो आपको 3 से लेके 6 साल तक की अकाउंट के बीच में 25% के आप उस पे लोन ले सकते हैं। 25% लोन ले सकते हैं, 25% लोन अगेंस्ट पीपीएफ, मींस पीपीएफ मतलब कि जो आपने पैसा अपना अकाउंट में जमा किया है उसके 25% के आधार पर आप लोन ले सकते हैं। तो ठीक है, और जो इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, जो आपका इसमें इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है, ठीक है, वो भी आपका एकदम टैक्स फ्री होता है। मतलब कि जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा यहाँ पे बनने वाला इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्स फ्री, कोई दिक्कत ही वाली नहीं बात है यहाँ पे। इंटरेस्ट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ठीक है, तो ये था हमारा पीपीएफ अकाउंट, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इसका यहाँ पे कोई विजन कर लेते हैं, हमारा ये टैक्स सेविंग अकाउंट है। अगर पूछा जाए कि कौन सा अकाउंट टैक्स सेविंग है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड उसमें ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका राइट आंसर रहने वाला है। मिनिमम डिपॉजिट इसका आपको 500 रुपये सालाना जमा करना ही करना है। अधिकांशतः अधिकतम आप इसमें 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, या कह लीजिए 12 बार एक साल में इसमें आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना है 7.1% पर एनम, मतलब कि इंटरेस्ट आपको मिलेगा 7.1% का लगेगा आपके अमाउंट पे। ठीक है, ड्यूरेशन आपकी 15 साल की इसमें रहने वाली है, और अकाउंट खोलने के 7 साल बाद आप 50% तक की विड्रॉ कर सकते हैं, और अकाउंट खोलने के 2 साल बाद कह लीजिए, या तीसरा साल लगते ही 3rd to 6th ईयर में
आपको इस पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट 25% का लोन मिल जाएगा, और जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको इसमें भी आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो भी आपका टैक्स फ्री रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला अकाउंट है डीमैट अकाउंट, उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो इसको पूरा यहाँ से नोट कर लीजिए। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने अभी तक की जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम अपने अगले अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमारा अगला अकाउंट है वो है हमारा डीमैट अकाउंट। क्या है? डीमैट अकाउंट। तो देखिए, जो हमारा डीमैट अकाउंट है, इसका सामान्यतः लोग जो शेयर बाजार में शेयर खरीदते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उस अकाउंट के बारे में आपको बताना होगा कि जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो हमारा डीमैट अकाउंट है। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारा डीमैट अकाउंट क्या है। तो ये तो पॉइंट हमारा यही सामने आ गया, फॉर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, मतलब शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए। तो ये हमारा फॉर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। अच्छे दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, तो मतलब कि ये हमारा हो गया एक पॉइंट का, फॉर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट वी यूज डीमैट अकाउंट। देखते हैं यहाँ पे इसका हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट में लगाया जाता है, तो जो कि इसमें हमारा बैंक में तो यहाँ पे कोई रोल ऐसा है नहीं यहाँ देखने को मिला। तो जो बैंक होती है ना, बैंक के द्वारा इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसमें हमारा क्या हो गया पॉइंट कि नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय बैंक। ठीक है, तो देखते हैं इसमें हमारा अगला पॉइंट क्या है। अब जो कि मैं बता दूं आपको कि इसमें एक चीज होती है हमारा डीमटेरियलाइजेशन। तो पहले मैं इस चीज को यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है हमारी डीमटेरियलाइजेशन। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डीमटेरियल तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे डीमटेरियलाइजेशन लिखा है हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, इसको भी देते हैं कन्वर्टिंग, मतलब कि बदला जाता है। अब इसमें कन्वर्टिंग मैंने लिखा समझ में आ रहा होगा कि इसके द्वारा किसी चीज की चीज में बदला जाता है। तो देखिए, जो हमारा फिजिकल शेयर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जाता है, मतलब कि जो हमारे भौतिक शेयर होते हैं उनको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाल देते हैं, ऑनलाइन मार्केट में डाल देते हैं, क्योंकि ये हमारा अकाउंट ही शेयर मार्केट में यूज करने के लिए होता है। तो क्या लिखेंगे? कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फंड, कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फंड, और इलेक्ट्रॉनिक मूड दिखाया है, इलेक्ट्रॉनिक मूड मतलब कि जो हमारा फिजिकल है, मतलब कि जो हमारा हाथ में पैसा है, जो हमारे अकाउंट में पैसा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हमारा भेज देंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था डीमटेरियलाइजेशन, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा एक शब्द और बन रहा है रीमटेरियलाइजेशन। ये था हमारा डीमटेरियलाइजेशन, और यहाँ पे एक शब्द और क्या बन रहा है? रीमटेरियलाइजेशन, जबकि रीमटेरियलाइजेशन
देखिए ये हमारा डीमैटेरियलाइजेशन क्या है। तो इसको क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होते हैं उनको हम फिजिकल मोड में कर देंगे, मतलब कि कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मूड को इसमें कन्वर्ट किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मूड में कन्वर्ट किया गया था फिजिकल शेयर से, और इसमें क्या करेंगे हमारा कन्वर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक शेयर इन फिजिकल मूड, इन फिजिकल मूड। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा डीमैट अकाउंट। तो इसका एक कोई विजन कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा डीमैट अकाउंट है वो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, ऑनलाइन शेयर खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि फॉर ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। बैंक डिपॉजिट में आपको कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नो इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय बैंक। डीमैटेरियलाइजेशन शब्द लिखने में मिला इसमें हमको, मतलब कि जो हमारे फिजिकल शेयर्स हैं, जो हमने शेयर्स खरीद रखे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक मूड में कन्वर्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डीमैटेरियलाइजेशन भी इसी में होता है, मतलब कि जो हमने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक मूड में कन्वर्ट किया, वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हो गए हैं उनको हम वापस से फिजिकल मूड में ला सकते हैं। तो इसमें हमारा डीमैटेरियलाइजेशन भी रहेगा, डीमैटेरियलाइजेशन भी रहेगा। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि डीमैटेरियलाइजेशन हमारा किस अकाउंट से होता है, तो वहां पे मैं आसानी से टिक कर देंगे कि डीमैट अकाउंट के द्वारा होता है। तो इसको अच्छे से पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद जो हमारे कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं जैसे कि MIS वगैरह और फ्लेक्सी वगैरह, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उस अकाउंट को नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो हमारा अगला हमारा अकाउंट है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जो हमारा अगला अकाउंट है वो है हमारा छोटा सा हमारा अकाउंट है, तो हम देखते हैं यहाँ पे MIS अकाउंट, MIS। देखना होगा कि MIS इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी मंथली इनकम सेविंग। तो इसमें आपकी फुल फॉर्म से आपके समझ में आ रहा होगा कि जो आप महीने में जो भी आपकी इनकम होती है उसको सेव करने के लिए यूज करते हैं। तो जो हमारा ये अकाउंट है ना, इसको कहा जाता है कि एक मतलब विशेष प्रकार का जो FD होती है, इसमें कि जो इंटरेस्ट होता है वो हमारा मंथली बेसिस पे काउंट किया जाता है। तो मैं इसको पहले आपको जो हमारा मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। अ स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट ऑफ FD कह लीजिए जाके उसको। जैसा पता है आपको FD में मंथली जमा किया जाता है, तो उसको कह लीजिए एक स्पेशल टाइप होती है हमारी FD में बता चुका हूँ कि मैंने बताया था आपको। FD में हमारा मंथली हमारा जमा किया जाता है, वैसे ही इस स्पेशल टाइप ऑफ FD, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ FD या FD इन विच, देखिए जो हमारा ये MIS अकाउंट है ये एक FD का विशेष प्रकार है, ठीक है, इन विच इंटरेस्ट कैन विथड्रॉ, मतलब कि इंटरेस्ट जो हमारा है, इंटरेस्ट को हम जो करते हैं विथड्रॉ, मतलब कि जो हमारा ब्याज बन रहा है सालाना महीने का हमारा ब्याज बन रहा है, उस ब्याज को हम मंथली तौर पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और 3 लाख रुपए से आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 3,000 रुपये महीना मिल रहा है मान लीजिए। तो भी नहीं कि आप FD को जो भी लगे उसको निकालें, आप मंथली जाके उस पैसे को जो बना है हमारा ब्याज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बैंक से निकाल कर अपनी जेब में डाल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो a special type of FD in which interest can withdraw, in which interest can withdraw
ऑन मंथली बेसिस, मतलब कि महीने के आधार पर, ऑन मंथली बेसिस। तो इस अकाउंट में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इस लाइन से याद आपको समझ में आ गया कि ये हमारा अकाउंट क्या है। तो इस अकाउंट के बारे में बता दूं, फिर से एक क्लियर करा दूं कि MIS, इसका आपको नाम समझ में आ रहा होगा, मंथली इनकम सेविंग, मतलब कि अ स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट या फिर कह लीजिए FD इन विच इंटरेस्ट कैन विथड्रॉ ऑन मंथली बेसिस, कि जो हमारा ब्याज बन रहा है महीने का, उसको हम मंथली बेसिस मतलब कि महीने के तौर पर विथड्रॉ कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाए हमारी है, तो ये और अकाउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बिना इसको बता रही साथ दोनों और साथ में नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं हमारा सेकंड यहाँ पे छोटा सा अकाउंट हमारा कौन सा है। तो ये है हमारा फ्लेक्सी डिपॉजिट। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ा ही अच्छा सा नाम है। देखिए ये है हमारा फ्लेक्सी डिपॉजिट, फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट। तो देखिए हमारा फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मतलब कि आप सेविंग भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। मतलब कि सेविंग डिपॉजिट का मतलब यहाँ पे क्या है ना, मैंने बताया था आपको, अकाउंट जो होते हैं वैसे हमारे सेविंग और करंट अकाउंट। जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है उसको जो हाउस होल्ड होते हैं, मतलब कि साधारण लोग होते हैं, उसमें यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा करंट अकाउंट होता है वो हमारा होता है बिजनेस अकाउंट। तो जो हमारा फ्लेक्सी डिपॉजिट है, इस फ्लेक्सी डिपॉजिट में यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिख लीजिए सेविंग, और यहाँ पे लिख लीजिए करंट। जो भी हमारे दो प्रकार होते हैं ना अकाउंट के, दोनों यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। तो सेविंग प्लस डिपॉजिट, ठीक, और इसमें भी होती है हमारा करंट का, और प्लस डिपॉजिट इसमें भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए जब इसका हमारा मतलब ये हुआ ना, जब फ्लेक्सी डिपॉजिट मतलब है इसमें आप जो हमारा सेविंग अकाउंट का पैसा है वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं, जो हमारा करंट अकाउंट का पैसा है वो भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन पेपर में एग्जाम क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसमें करंट और सेविंग अकाउंट दोनों का अमाउंट जो है उसको आप जमा कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट हमारा एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आप सेविंग और करंट दोनों प्रकार के अकाउंटों का पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा छोटा सा अकाउंट है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, और जगह हमारे पास अभी पर्याप्त मात्रा में है, तो हम एक और अकाउंट के बारे में चर्चा यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि एक हमारा तालु में एक अकाउंट होता है हमारा एस्क्रू अकाउंट, ये भी MIS पढ़ लिया, फ्लेक्सी पढ़ लिया। अब यहाँ पे आता है हमारा एस्क्रू अकाउंट, जिसकी हमारी स्पेलिंग क्या होती है, ESCROW। अब देखिए हमारा स्क्रू क्या हुआ, स्क्रू अकाउंट क्या हुआ हमारा। तो देखिए जो हमारा स्क्रू अकाउंट होता है वो, मान लीजिए कि इसको मैं आपको एक घरेलू तौर पर जाता हूँ कि दो लोगों के बीच अगर शर्त लगी है और दोनों को ही शर्त में एक से भरोसा नहीं है कि शर्त पूरा होने के बाद में वो उसको पैसा दे देगा या फिर वो उसको पैसा दे देगी, तो क्या किया जाता है, वो लोग अपना जो शर्त का पैसा है या फिर शर्त की जो भी विनिंग प्राइस है वो एक तीसरे आदमी को दे देते हैं, और जो भी उस प्यार में विजेता कुछ होता है तो वो तीसरा आदमी उस विजेता को वो इनाम का जो भी राशि है या फिर जो भी प्राइस है दे देता है। तो उसी में क्या होता है, इस एसबीआई अकाउंट में जो बैंक का अकाउंट रहता है तो ये दो पार्टियों के बीच में होता है, जिसमें बैंक हमारी थर्ड पार्टी बनती है, और विजेता घोषणा होने के और कुछ इसमें बताया आपको, बैंक उस थर्ड पार्टी का अदा करती है और जो भी हमारी विनिंग पार्टी होती है उसको वो पैसा वहाँ पे तो दे देती है। तो देख लीजिए कि ये हमारा थर्ड पार्टी अकाउंट होता है। क्या होता है, और थर्ड पार्टी अकाउंट, थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे जो हमारा तीसरा मददगार है, थर्ड पार्टी अकाउंट इन विच, थर्ड पार्टी अकाउंट इन विच, थर्ड पार्टी अकाउंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो बैंक होती है बैंक में पैसा जमा कर देते हैं और बैंक जीतने वाले को पैसा वहां से दे देती है, ठीक है। इन विच फंड्स आर केप्ट, देखिए भाई चीज मैंने लिखी यहाँ पे,
जो थर्ड पार्टी होती है उसमें हमारे फंड्स को रख दिया जाता है, ठीक है। फंड्स बिफोर इन विच आर केप्ट बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द अल्टीमेट पार्टी, बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द अल्टीमेट पार्टी। अब जो कि ये बता दूं आपको, अल्टीमेट पार्टी का यहाँ पर मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको घरेलू तौर पे एग्जाम्पल लेके। तो देखिए जो हमारी अल्टीमेट पार्टी है, मतलब कि मान लीजिए मैं आपको समझा दूं कि दो लोगों के बीच में केस चल रहा है पैसे को लेकर और मतभेद चल रहा है कोर्ट में। तो अगर तो हमारी एक पार्टी जीतनी है मान लीजिए, तो अब उसके बाद में जो पार्टी जीती है उसको पैसा जो है कौन देगा, जो दोनों जो केस चल रहा है ना, उसने मान लीजिए दे दिया है पैसा बैंक को, ठीक है। केस चालू होने पहले पैसा दे दिया गया है बैंक को और कहा गया है कि जब वो केस जीत जाएगी, जो टीम जीतेगी उसको बैंक वहां पे पैसा दे देगी। तो मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे देते हैं ए बी और सी है, ठीक है। ए और बी के बीच में केस चल रहा है हमारा, और बी यहाँ पे जीत गई, और केस चालू होने से पहले ए और बी ने दोनों ने सहमति करके अपना जो प्राइस था उसको निर्णय कर लिया था कि ये हमारा सी के पास रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर बी जीत जाती है तो जीतने के बाद जो सी है वो उसको प्राइस बी को दे देगी। इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, पैसा सी के पास है, जो जीतेगा सी उसको पैसा यहाँ पे दे देगी। तो ये था हमारा डिस्प्यूट अकाउंट, ठीक है। जो हमारा थर्ड पार्टी इसका डील कर लेते हैं कि हमारा थर्ड पार्टी अकाउंट होता है, और थर्ड पार्टी अकाउंट में मतलब कि जो फंड्स होते हैं उसको रखा जाता है बिफोर ट्रांसफर टू द अल्टीमेट पार्टी, सही पार्टी देने से पहले उसमें रख दिया जाता है। तो ये थे हमारे 3 और अकाउंट, इनके बारे में हमने आज चर्चा कर लिया है। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर नंबर 6 को यहाँ पे खत्म करता हूँ, और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि चैनल का नाम हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ा है, और AUP एजुकेटर से चेंज करके द AS एजुकेटर्स हो गया है। और अब इस चैनल में आपको फिलहाल कुछ समय के लिए तो बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की क्लास, जो कि मैं बताता हूँ आपको डेली बेसिस पे मिलती रहेगी, प्रॉपर क्लास मिलेगी आपको बैंकिंग जनरल अवेयरनेस की। और बाकी जो मैथमेटिक्स की और हिस्ट्री क्लास आपको दी जा रही थी वो इस टाइम पे कुछ समय के लिए रोक दी गई, और कुछ समय में जो हमारी बन जाएगी हमारे तरीके से, तो आपको यहाँ पे बैंक की मैथ और बैंक की रीजनिंग प्रोवाइड की जाएगी जल्दी, जितने जल्दी हो सकेगा मैं आपको यहाँ पे हमारी बैंक की मैथ और बैंक की रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड करूँगा। तो फिलहाल अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको नोट कर लीजिए। और मैं यहाँ पर लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।